हेलो बच्चों। देखिए, अपन नया चैप्टर चालू कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है और अच्छे से देखा है तो आपको पता लग गया होगा कि हम नया चैप्टर जो कि 7वां है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चालू कर चुके हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब देखिए, ये क्या चैप्टर था। अपन ने चैप्टर का बेसिक पढ़ लिया है बच्चों, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और स्टेट का लॉ जो है, चाहे एग्जाम में नहीं पूछा जाता हो, लेकिन वो हमारे लिए इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसे डिस्कस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। मैं आपको ये बता चुका हूं कि पहले वैज्ञानिक ऑरस्टेड थे। आप कह सकते हैं कि जिन्हें सबसे ज्यादा जाना गया इस क्षेत्र के अंदर शुरुआती तौर पर, वो ऑरस्टेड थे। इसके बाद में तो बहुत सारे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को इंटर रिलेट करने की कोशिश करी कि क्या एक से दूसरे को बनाया जा सकता है। इसके अंदर एम्पियर का नाम भी आता है, इसके अंदर लॉरेंज का नाम भी आता है, इसके अंदर फैराडे का नाम भी आता है। ये सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑरस्टेट ने जो चालू किया उसको फिर ये एक नए लेवल तक पहुंचा गए। ठीक है, इन्होंने फिर उस लेवल को इतना बढ़ा दिया और बताया कि ये चीज जो हम दो अलग अलग क्राइटेरिया लेकर के चल रहे थे, ये सम्मिलित भी हो सकती है। वो अपन आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे, उन चैप्टर्स में इसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देखिए, आज जो अपन अब जो चैप्टर का पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो एक सिंपल सा पॉइंट है। आज ज्यादा अपन डिटेल में, मतलब सिंपल से पॉइंट है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो है खुद चुंबकीय क्षेत्र। और इसके लिए मैंने आपसे कुछ पूछा था, चुंबकीय क्षेत्र। मैंने आपको बोला था कि जिस तरीके से चुंबकीय विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करते हैं, उसी तरीके से क्या चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कर सकते हैं, ये मैंने आपसे पूछा था। देखिए, अब इस चीज को अगर हम समझ पा रहे हैं तो देखिए, हम क्या बोल रहे थे, विद्युत क्षेत्र का एक तरीका जो है, जो मैंने आपको बताया था कि ऐसा लिखो, आपके लिए बहुत सिंपल होगा। क्या बताया था मैंने कि किसी आवेश या फिर आवेशों के समूह के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां तक वह आवेश अथवा आवेशों का समूह है अपना प्रभाव दर्शाता है या अन्य आवेशों पर अपना प्रभाव दर्शाता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये मैंने आपको बताया था और ये एक अच्छी परिभाषा है जिससे आप चुंबकीय क्षेत्र भी बना सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र किससे बनता है भाई, किससे बनता है? आंसर है चुंबक से बनता है, नहीं बनता है? ऐसा आपने कभी चुंबक देखी होगी तो उसमें एक नॉर्थ होता है और उसमें क्या होता है, साउथ होता है। जनरली जो हम बच्चे देख पाते हैं वो स्पीकर वाली चुंबक होती है ना। स्पीकर वाली चुंबक को बोलते हैं रिंग मैग्नेट, वलीय चुंबक। ऐसी मोटी सी होती है, स्पीकर वाली मैग्नेट होती है ना। उससे खूब खेले होंगे आप सभी, मैं तो खूब खेला हुआ हूँ। ठीक, तो ये जो चुंबक है, इस चुंबक के चारों ओर क्या होता है, इसका खुद का एक क्षेत्र होता है। उसके आसपास अगर आप लोहे का बुरादा रख दो, मतलब लोहे से निर्मित वस्तुओं को रख दोगे, तो लोहे से निर्मित वस्तुएं कहाँ की ओर आएंगी? चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएंगी। ठीक, फिर एक तरीका ये। दूसरा, चुंबक के साथ साथ कोई धारावाही चालक ले लो, जो कि ऑरस्टेट ने बताया था। तो उस धारावाही चालक तार के भी चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं वो समझ लीजिए। ठीक, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कर रहा हूं और ये सबसे सिंपल है, आपको बुक में नहीं मिलेगी बच्चों। ठीक, क्या किसी चुंबक अथवा धारावाही चालक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां ये अपना प्रभाव अन्य चुंबकीय वस्तुओं पर दर्शा सकते हैं या दर्शाते हैं, क्या कहलाता है? उस चुंबक अथवा धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वापस से, किसी चुंबक अथवा धारावाही चालक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां यह अन्य चुंबकीय वस्तुओं पर अपना प्रभाव अथवा बल आरोपित करते हैं, वह चुंबक अथवा धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, या वह क्षेत्र चुंबक अथवा धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उम्मीद करता हूं सिंपल से अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये एक तरीका था जिससे हम परिभाषित कर सकते थे। ठीक, और क्या तरीका है? तो मैंने आपको बोला था कि क्या इसका भी फॉर्मूला वैसे बना सकते हैं। तो फॉर्मूला पहले विद्युत क्षेत्र का समझो। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या था? F डिवाइडेड बाई Q था। तो क्या इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बन सकता है ना? आंसर है नहीं बन सकता।
क्यों नहीं बन सकता? उसका एक कारण है। क्या कारण है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में एक एलिमेंट्री फर्क है। क्या फर्क है भाई? कि इसमें एक सबसे सिंपल सा लॉजिक ये लगता है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो एक एकल धनावेश से भी बन सकता है, मतलब एक प्लस के आवेश से भी बन सकता है और एक माइनस के आवेश से भी बन सकता है। क्लियर है ये बात? तो मतलब एकांक आवेश की परिकल्पना होती है किसमें? विद्युत क्षेत्र के अंदर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं, उसमें एकांक धनात्मक आवेश भी अस्तित्व में है, एकांक ऋणात्मक आवेश भी अस्तित्व के अंदर है, मतलब प्लस और माइनस के आवेश अलग अलग रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है विद्युत क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा नहीं होता बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र में अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होगा, उत्तरी ध्रुव है तो दक्षिणी ध्रुव भी होगा। आप इन दोनों ध्रुवों को अलग अलग नहीं कर सकते। अगर मैं इस चुंबक के दो टुकड़े भी करूंगा ना बच्चों, तो ये टुकड़ा बना ना, इस टुकड़े में भी नॉर्थ और साउथ हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो इसमें एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। किसमें? चुंबकीय क्षेत्र वाले पार्ट में चुंबक के एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जब एकल ध्रुव ही नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला अस्तित्व में नहीं है भाई। इस तरीके के फॉर्मूले से हम चुंबकीय क्षेत्र को नहीं समझा सकते। ठीक है, तो आपने मेरे हिसाब से परिभाषा नोट कर ली होगी कि वो परिभाषा क्या थी। अब देखिए, समझना इस चीज को, एक एग्जाम्पल ही दे रहा हूं, अभी परिभाषा मत बना देना साथ में ही, कि यहां पर मान लेते हैं कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से, कैपिटल बी, मैग्नेटिक फील्ड को इससे प्रदर्शित किया जाता है, बी से। ठीक, अब थोड़ा और समझें। अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को रखा गया, ये बच्चों लॉरेंज ने एक प्रयोग किया था, उस लॉरेंज के प्रयोग का निष्कर्ष मैं आपको बता रहा हूं कि उसने कैसे इस चीज को समझाया होगा। ठीक, तो उसने देखा यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, ये बात और ध्यान में रखना, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है। ठीक, विद्युत क्षेत्र नहीं है, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र ही है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में उसने किसी आवेश को रखा, मान लीजिए वो धनात्मक एकांक आवेश है। जैसे ही उसने इस एकांक आवेश को रखा बच्चों, उसे देखने को मिला कि इस आवेश पर कोई बल नहीं लग रहा, F = 0। किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। मैग्नेटिक फील्ड ने इसके ऊपर किसी तरीके का कोई बल आरोपित नहीं किया, ये उसे देखने को मिला। उसने फिर क्या किया? चलो इस आवेश को गति करवा देते हैं। वो ऐसा सोचता है कि चलो इस आवेश को गति करवाओ, तो उसने गति करवाई। गति कैसे करवाई? उसने पहली गति करवाई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, ऐसा, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र था ऐसा वेलोसिटी की डायरेक्शन ली आवेश के लिए। उसने दूसरी गति करवाई इस चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इस तरफ, ऐसा। ठीक, अब ऐसा गति करवा रहा है वो आवेश को, तो उसने देखा कि वापस से जिस गति से आवेश जा रहा था या आ रहा था उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वैसी की वैसी ही गति रही। ठीक है, कोई बल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित नहीं कर रहा, जैसा आवेश जा रहा था बिना रुके टोके वैसा ही निकल गया। कोई बोलने वाला नहीं कि भैया रुक जाए या थोड़ा तेज चल ले। ठीक है, ऐसा कोई था ही नहीं। तो यहां पर भी उसने देखा कि कोई बल नहीं लगा, कोई चुंबकीय बल नहीं लगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसने बोला कि चलो मैंने आवेश को स्थिर भी रखा, मैंने आवेश को गति करवाया, लेकिन कैसे? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर एवं चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर, तब भी कोई बल नहीं लग रहा। किसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र के कारण। फिर उसने नेक्स्ट स्टेप उठाया। क्या स्टेप उठाया वो समझिए। उसने वापस से वही चुंबकीय क्षेत्र लेने की कोशिश की होगी। ठीक है, लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र में अब वो आवेश को कैसा गति करवा रहा था? किसी कोण पर, ऐसा। वो आवेश को ऐसा भी गति करवा सकता था, इस क्यू आवेश को, वो इस आवेश को ऐसे भी गति करवा सकता था, इस डायरेक्शन में भी। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र, आप गौर करो, चुंबकीय क्षेत्र इस वाले पे यहां पर है, वेलोसिटी लंबवत है। ठीक, और आवेश ये रहा गतिमान था। उसने देखा कि अब इस आवेश पर बल लगना प्रारंभ हो गया है,
अब ये आवेश जो है कुछ बल अनुभव कर रहा है, और उस बल अनुभव करने के कारण या तो ये आवेश इस तरफ विक्षेपित हो रहा था या वो आवेश इस तरफ विक्षेपित हो रहा था। वो बाद में अपन फ्लेमिंग का लॉ से पढ़ लेंगे कि वो कहाँ की ओर जाएगा, लेकिन उसको समझ में आया कि आवेश जो है वो अगर गति करता हुआ है, समझना गति कर रहा है ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। जब वो एक दूसरे के लंबवत देखता है आवेश को, तो उसे पता चला कि आवेश जो है वो विक्षेपित हो रहा है, वो ऐसा घूमने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, ऐसा वृत्तीय पथ बनाने की कोशिश कर रहा था चुंबकीय क्षेत्र में। गतिमान आवेश वृत्तीय पथ बना रहा था थीटा कोण पर। थीटा कोण कैसे देखा गया, वो देखो, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ था, और अगर ऐसा देखे तो इन दोनों के बीच में 90 का तो कोण नहीं, इधर तो 90 का कोण था, इधर तो 90 का कोण नहीं है। तब भी उसने देखा कि ये आवेश के ऊपर वापस से कोई बल लग रहा है, और ये बल की प्रॉपर्टी कैसी थी, ये बल ऐसा लग रहा था कि ये इसके भी लंबवत है और इसके भी लंबवत है, दोनों के लंबवत है ना, वेग की दिशा के भी और चुंबकीय क्षेत्र के दोनों के लंबवत बल लग रहा था। ठीक, तो उसने फिर सोचा कि जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, सॉरी, गतिमान आवेश रखा कैसे जाएगा, गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। और कैसी गति करता है, वह चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गति करता है। वो थीटा कोण 90 भी हो सकता है, वो थीटा कोण 110 भी हो सकता था, वो थीटा कोण 60 भी हो सकता था, 30 भी हो सकता, लेकिन 0 और 180 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो थीटा कोण 0 और 180 के अलावा अगर है तो उस केस के अंदर वो गतिमान आवेश क्या अनुभव कर रहा है, बल अनुभव कर रहा है, और वो जो बल था वो चुंबकीय बल था। ठीक है, ये उसे पता चला। कब पता चला, जब उसने ये तीनों कंडीशन हटाई और ऐसी कंडीशनें लगाना चालू करी। ठीक, तो उसने ये सोचना चालू किया कि ये चुंबकीय बल जो है उसे कैसे लिखा जाए। तो उसने समझा कि ये इन दोनों के लंबवत है। क्लियर है ये बात। तो अगर ये इन दोनों के लंबवत है तो इसका मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा है ना, 11th में पढ़ा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, सदिशों का सदिश गुणनफल। तो उसे पता चल गया कि ये जो लगने वाला बल है वो वास्तविकता में v क्रॉस b था, इसके समानुपाती था। क्योंकि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना बच्चों, तो जो प्राप्त परिणामी होता है वो दोनों के लंबवत होता है ना, दोनों के लंबवत मतलब v के भी लंबवत और b के भी लंबवत है। तो ये लगने वाला जो बल था वो ऐसा था, तो इसका मतलब वो समझ गया ऐसा कुछ केस है। ठीक, फिर और उसने और क्या देखा, उसने ये भी देखा कि ये आवेश पर भी निर्भर कर रहा था। ये लगने वाला बल किसके ऊपर निर्भर कर रहा था, आवेश पर निर्भर कर रहा था। कि अगर आवेश का परिमाण ज्यादा है उसके ऊपर बल ज्यादा लग रहा था, आवेश का परिमाण कम है उसके ऊपर बल कम लग रहा था। तो उसने बोला कि ये आवेश के परिमाण पर भी निर्भर कर रहा है। तो यहां से उसने संयुक्त रूप से एक फॉर्मूला लगाया, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल Q V क्रॉस B होता है। और ये बल किसने बताया, लॉरेंज ने बताया, लॉरेंज द्वारा प्रतिस्थापित चुंबकीय बल ये है बच्चों, F बराबर Q V क्रॉस B। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। देखिए, तो अब इस चीज को थोड़ा समझिए आगे जाकर के, है ना। देखिए, तो चुंबकीय क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करते हैं या फिर कैसे लिखा जाना चाहिए, एक परिभाषा बता चुका हूं, दूसरा तरीका देखें। लिखिएगा, मतलब आपको क्या लिखना है बुक के अंदर वो समझिएगा। आप लिखेंगे कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति हो, या विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत अथवा थीटा कोण से v वेग से गति करता है, तो वह आवेश एक बल अनुभव करता है। यह बल चुंबकीय क्षेत्र के कारण आरोपित होता है। लॉरेंज के अनुसार किसी q आवेश पर जो चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से थीटा कोण पर गतिमान है, पर लगने वाला बल निम्नानुसार दिया जाता है, जिसे लॉरेंज बल या चुंबकीय क्षेत्र का लॉरेंज बल, सही तरीका यही होगा, चुंबकीय क्षेत्र का लॉरेंज बल भी कहते हैं। Q V क्रॉस B, समझ में आया क्या ये, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल।
फिर अगर मैं इसे और तरीके से समझूं तो ये बल और क्या प्रदान कर रहा है वो देखिए, F सदिश बराबर क्या, Q। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा आता है, सॉल्व करते हैं तो ठीक, तो आप क्या लिखोगे, वी बी साइन थीटा, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, एन कैप। एन कैप का मतलब बताया था क्या भाई, दोनों के लंबवत, उस तल के लंबवत जिसमें ये दोनों हैं उस तल के क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, दैट इज एन कैप, लंबवत से। तो हम ये तो बोल रहे हैं कि जो लगने वाला बल है वह वी और बी दोनों के क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। ठीक, परिमाण रूप में बल का परिमाण अगर देखा जाए, ठीक, क्या लिखेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा, ये परिमाण में, ठीक है, तो परिमाण को आप ऐसा लिख लो, ठीक है। चलिए अब यहां से अगर मैं बी का फॉर्मेट निकालू तो बी बराबर क्या होगा, एफ डिवाइडेड बाय क्यू वी साइन थीटा, डन है। चलिए अब यहां से देखो मैं चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बताने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे निकलेगी ये परिभाषा, समझिए। यदि इसी में एक कंडीशन लगा देते हैं, यदि जो आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है वो एकांक हो, एकांक मतलब एक कूलाम, एकांक मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक, फिर वो एकांक वेग से गति कर रहा हो, एकांक वेग मतलब 1 मीटर पर सेकंड, और थीटा 90 डिग्री, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा हो, लंबवत गति कर रहा हो, तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है F, वही किसके बराबर है बच्चों, B के बराबर होगा नहीं होगा। अरे ऐसा करो ना भाई, B बराबर देखो, Q का मान भी 1, V का मान भी 1, और साइन 90 लिखूं मैं, साइन 90 का मान 1 होता है नहीं होता है, होता है ना, तो साइन 90 का मान 1 रखा तो F जो है वो किसके बराबर आ रहा है, B के बराबर आ रहा है। ठीक, तो अब यहां से आप परिभाषित कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र को वापस, कैसे वो समझ लीजिए कि यदि कोई एकांक आवेश, समझना इस चीज को, यदि कोई एकांक आवेश एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही उस आवेश पर या उस बिंदु पर, सॉरी आवेश पर नहीं, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, वापस से समझ लीजिए, यदि कोई एकांक आवेश एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। परिभाषा ऐसे भी दी जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी बच्चों। ये वाला जो बल है जो चुंबकीय क्षेत्र में दिया गया, इसमें विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति मानी गई है। इवन हम आप कह सकते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र को भी हमने क्या माना है, अनुपस्थित माना है। ये बात ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, चलिए एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसके ऊपर गौर फरमाइएगा कि क्या किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र भी है, विद्युत क्षेत्र भी है, तो परिणामी क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत क्षेत्र होगा क्या। ठीक है, मैं ऐसे बोल रहा हूं, समझना इस चीज को, चुंबकीय क्षेत्र को बी से, सदिश राशि है तो बी सदिश लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से, सदिश राशि है ई सदिश लिख देता हूं। क्या इन्हें ऐसा किया जा सकता है क्या, रिजल्टेंट के रूप में किसी स्थान पर परिणामी क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का सदिश योग हो सकता है क्या, ये मेरा सवाल है आपसे। ठीक है, ये नेक्स्ट डे अपन डिस्कस करेंगे, उम्मीद करता हूं मेरे को इसका आंसर मिलेगा। चलिए अब इसी पॉइंट से आगे की ओर चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब यहां से अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक का एक नया रास्ता खुल जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक को डिस्कस करते हैं बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक अगला पॉइंट डाल लीजिए, और विमा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक व विमा। देखो कुछ बच्चों जिन्होंने 10th बहुत अच्छे से पढ़ी होगी उन्हें मात्रक पता होगा, विमा तो 12th की बात मान लेते हैं या 11वीं की बात मान लेते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक बच्चों टेस्ला होता है, आपने सुना होगा,
सुना ही नहीं सुना? टेस्ला एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और आप कहें तो आप अगर सर्च करोगे ना कभी निकोलस टेस्ला, तो आपको ये दिखाई देगा कि ये बहुत बड़े वैज्ञानिकों में से एक है। कुछ लोग तो इन्हें आइंस्टीन की कैटेगरी से भी ज्यादा मानते हैं, ठीक है। लेकिन किस्मत आइंस्टीन को कहाँ ले गई और इसको कहाँ ले गई। एक और बात बताता हूँ, लॉरेंज और आइंस्टीन दोनों आप कह सकते हैं कलीग थे। ये बात ध्यान में रखिएगा, एक ही क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। आप कह सकते हैं कि आइंस्टीन ने और लॉरेंज ने एक साथ मिलकर के काम भी किया है, ठीक है। एक दूसरे के कलीग रह चुके हैं दोनों। ओके, ऑलराइट। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एवं विमा क्या कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला देखो वहां पर दे दिया अपन ने, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं F जो हम लिखते हैं, F बराबर क्या, क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ से मैं सबसे पहले निकालने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से मेरे पास में मात्रक क्या बनेगा। तो B बराबर क्या आएगा फॉर्मूला बच्चों? B बराबर होगा F डिवाइडेड बाय क्यू वी साइन थीटा। आएगा नहीं आएगा? ये फॉर्मूला आएगा नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। चलिए, तो F मात्रक देखिए टेस्ला में बता चुका हूं, और अन्य मात्रक क्या बन सकते हैं वो बता रहा हूं, ठीक है। तो इसका फिर अगला मात्रक जो हम देख रहे हैं वो है F। बल का मात्रक क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, न्यूटन होता है, ठीक है। फिर आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। तो कूलाम को कैपिटल C लिख सकते हैं। फिर वेग, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ऊपर ले जाऊं, चलिए। साइन थीटा, साइन थीटा एक संख्यात्मक मान है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो चलिए, न्यूटन सेकंड प्रति कूलाम मीटर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे अगर अपन देख सके तो और क्या हो सकता है वो समझिए। आपको याद हो, मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं। देखो, ये मीटर प्रति सेकंड था, प्रति सेकंड था, तभी तो एस ऊपर गया। चलो, अगर इसको ऐसा देखें, कूलाम प्रति सेकंड लिख दो, इस एस को इसके भाग में लगा दिया, कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं। कूलाम प्रति सेकंड क्या होगा वो सोचिए, क्यू डिवाइडेड बाई टी। आई होता है नहीं होता? क्यू डिवाइडेड बाई, ये क्यू हो गया, ये आई हो गया, सॉरी टी हो गया। तो क्यू डिवाइडेड बाई टी क्या होता है, आई, विद्युत धारा, है ना। आई बराबर क्यू बटा टी लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मिलाकर के एम्पियर बनाएंगे, ठीक। तो इसको मैं लिख सकता हूं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। बात समझ में आ रही है? तो समझ लीजिए, इसका एस आई मात्रक, एस आई मात्रक जो लिख रहा हूं दिमाग में रखिएगा, टेस्ला। पहला मात्रक क्या है, टेस्ला। फिर टेस्ला को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से। किससे? कैपिटल टी से। वैज्ञानिक थे इसलिए कैपिटल टी। फिर इसके बाद में दूसरा मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक। इसका तीसरा मात्रक जो आगे आपको पता चलेगा कैसे आएगा, मतलब 8वां चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे तब उसमें पता चल जाएगा। लेकिन ये मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर वैज्ञानिक है, ये बात ध्यान रखें, इसलिए डब्ल्यू कैपिटल है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये किसके मात्रक हैं, चुंबकीय क्षेत्र के एस आई मात्रक हैं। कौन से मात्रक हैं, एस आई मात्रक हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर मैं इसके सीजीएस मात्रकों की बात करूं तो एक तो है गाउस, और एक वेबर की जगह यूज होता है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने भी इस क्षेत्र में काम किया था, मैक्सवेल। और मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। मैक्सवेल को एम एक्स लिखते हैं, कैपिटल एम और स्मॉल एक्स, मैक्सवेल डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक क्या है बच्चों, गाउस है। गाउस भी किसका मात्रक है, इसी का ही मात्रक है। अब चलो, इसमें संबंध है बच्चों, एक टेस्ला और एक गाउस में संबंध है। क्या संबंध है वो लिख लीजिए, याद रखने लायक चीज है, पूछी जाती है। लिखें, टेस्ला एवं गाउस में संबंध। एक टेस्ला बराबर होता है बच्चों 10 की घात 4 गाउस, और गाउस को कैपिटल जी लिखा जाता है,
ठीक है, तो एक टेस्ला बराबर कितना, 10⁴ गाउस। ध्यान में रख लीजिएगा, इसका मतलब टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मात्रक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र अगर आप पढ़ोगे ना तो आप पॉइंटों में टेस्ला पढ़ोगे, 0.5 टेस्ला, पॉइंट इतना टेस्ला, ऐसा आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए विमा रह चुकी है, विमा निकालते हैं। ओके, विमा किस तरीके से निकालेंगे समझिए। तो अपन ने फॉर्मूला बी बराबर क्या लिखा था, एफ डिवाइडेड बाय क्यू वी साइन थीटा, यही तो लिखा था। चलिए इस सूत्र से विमा निकालता हूं मैं। तो बल की विमा आप सभी को पता होनी चाहिए, क्या होती है भाई, m1 l1 t-2, यही लिखते हैं। डिवाइडेड आवेश की विमा होती है a1 t1, पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया था, मीटर प्रति सेकंड, मतलब l1 t-1। और साइन थीटा की कोई विमा नहीं होती, संख्यात्मक मान होता है ये, ठीक है। अब देखो एडजस्ट करो, L1 से L1 कैंसिल, T1 से T-1 कैंसिल, नीचे ही था। अब ये बच गया क्या, M1 T-2 A-1, किसकी विमा है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा है। पता चला, पता चला। चलिए तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा। चलिए बच्चों, आज इस पॉइंट को मैं इतना ही कंप्लीट कर रहा हूँ। वैसे वीडियो बहुत छोटा हुआ है, लेकिन आज के लिए इतना ही। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे बायो-सावर्ट का नियम। किसका नियम पढ़ेंगे, बायो-सावर्ट का नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे खासे डेरिवेशन को पढ़ने वाले हैं, एक नहीं 3-4 पढ़ेंगे, 3 डेरिवेशन अपन देखेंगे बायो-सावर्ट के नियम पर। तो प्लीज अगर वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि अपन आगे बढ़ें, है ना। हैव अ गुड डे, टेक केयर।